ऑन जनरल एक बिगिनर वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर ईयर 1 में कितना कमाता है, ईयर 3 में कितना कमाता है और ये ग्रोथ होती कैसी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगता है मतलब तुमने एकदम पूरा प्लान किया हुआ कि बेस्ट बेस्ट चीजें ही पूछनी है। तो इनमें फर्क क्या है? एक ऐसे इंसान में जो कम कमा रहा है वर्सेस एक ऐसे इंसान में जो ज्यादा कमा रहा है, वो ऐसा क्या जानता है जिससे वो इतना ज्यादा कमा पा रहा है? जब चीजें बदलती है ना तो सिर्फ 0.1% लोग होते हैं जिनको पता चलता है कि ये चीजें बदल गई। तो ये डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस कितने वैल्यूबल है और क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल, इसका वर्थ अंश 0 है। क्लाइंट्स के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना होता है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्किल तो आता है बट हमें पोर्टफोलियो में क्या डालना है वो नहीं पता। तो इसका आंसर कहाँ से मिलता है? क्लाइंट यूं बदलते हैं चुटकियों में, है ना। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके कितने लॉयल हो, कितने क्या हो। एक फ्रीलांसर को अगर अप्लाई करना हो तो इंडिया में अभी जॉब्स का मार्केट कैसा है? जैसे क्या वीडियो एडिटिंग में ज्यादा डिमांड है, ग्राफिक में है? अब डिमांड बदल गया है और अगर आप सिर्फ टूल पे काम करना जानते हो तो सच में एआई आपकी जॉब खा जाएगा। अच्छा, ये अगर आप सोच रहे हो ना कि आप इंडिया में रह के आपको फॉरेन वाले क्लाइंट ज्यादा पे करोगे तो मिथ है आपका। वो लोग इंडिया में इसीलिए आते हैं कि उनको कम पे करना होता है। और मैं चैलेंज करता हूँ तुम 1 महीने के अंदर अंदर एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हायर करके दिखा दो, नहीं मिलेगा। सब इतने बड़े बड़े लिस्ट बना के लेके आएंगे, काम दोगे तो किसी कुछ नहीं आता। एज ऑफ टुडे राजीव सर क्या नई चीज सीख रहे हैं? अच्छा, मैं अभी 2-3 चीजों पे लगा हुआ हूँ। ये मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। एक्चुअली ये ना बहुत फेमस है इंडस्ट्री में। मैं बताता हूँ ये मैंने कहाँ से सीखा। ये मैंने सीखा तो अभी क्या है ना कि अभी मार्केट भी पूरा ना बदल गया है, उल्टा हो गया है। क्या आपको और भी ऐसी कोई स्किल्स दिख रही है या विद इन वीडियो एडिटिंग कोई ऐसे डोमेन्स दिख रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल है पैसा कमाने का? इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये बहुत बड़ा, नोएडा, ये बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है ना तो यहाँ पैसे की कमी नहीं है। तो टाई अप कर लो कि भाई तुम क्लाइंट से मीटिंग करो, इतना 30% कट तुम रख लो। मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था। मुझे नहीं आता था बात करने लोगों से, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बात करूँ, मुझे मेल लिखने नहीं आता था, तो मैंने हायर कर लिया था। फिर मैंने धीरे धीरे उससे सीख लिया। वो खुद ही मीटिंग करते थे, खुद ही क्लाइंट लेके आते थे और वो भी चिल मारते थे, मैं भी खुश हूँ। कुछ बातें अंश तुम जो बोलते हो ना वीडियो में, है ना, कुछ बातें तुम्हारी भी सही नहीं होती। देखो जाहिर सी बात, तुम इस काट सकते हो, हटा सकते हो इस वीडियो को। मतलब तुम जो एक वर्ड बोलते हो ना किसी भी वीडियो में या किसी भी, मैं उस वर्ड को भी पीछे जाता हूँ कि भाई तुमने ऐसा वर्ड क्यों बोला। वेलकम टू द कटिंग एज शो। आज के मेरे गेस्ट है मिस्टर राजीव मेहता, जिनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। ही हैज मोर देन 500,000 सब्सक्राइबर्स एंड टू बी ऑनेस्ट कॉमन फीडबैक सारे स्टूडेंट से यही रहा है कि राजीव सर हमारे फेवरेट डिजाइन गुरु है। राजीव सर को ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से है, तो इन्होंने एक्चुअली में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है। ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आज के एपिसोड में मैंने उनसे समझा कि सर हम कैसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कैसे अपने आप को क्लाइंट को पिच करना चाहिए एंड ऐसी कौन कौन सी गलतियां है जो एक बिगिनर अवॉइड कर सकता है। इनफैक्ट हमने एआई के अराउंड बात करी, एआर वीआर के अराउंड बात करी, ये समझा कि फ्यूचर कैसा होने वाला है एंड एज अर्ली प्रोफेशनल्स, एज स्टूडेंट्स हम कैसे अपने करियर की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी हटा के प्रैक्टिकल ज्ञान समझना है एंड अगर अपने क्रिएटिव करियर में आगे तेजी से बढ़ना है तो इस एपिसोड में आपको राजीव सर से बहुत सारी टेक्निक्स मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू द कटिंग एज शो। और आज मेरे साथ एक ऐसे गेस्ट है जिनसे मैंने खुद बहुत सीखा है। इनफैक्ट हमने मेरे घर पे भी बहुत बढ़िया एक दिन चिल आउट मारा था एंड मैं राजीव सर से इतना सीख चुका एज अ कॉलेज स्टूडेंट की सर शायद आपको भी आइडिया ना हो। आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू आस्क यू क्वेश्चन सर। सो वेलकम टू द कटिंग एज शो। थैंक यू सो मच। तुमने अभी घर की बात करी ना, तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं बहुत कम लोगों की बात सुनता हूँ, ना के बराबर लोगों की बात सुनता हूँ। मैं अपनी करता हूँ अपने, लेकिन यार तुम्हारे डैड का फैन हो गया कसम से। मतलब तुम्हारे पापा ने जो ऐसी ऐसी बातें बोली ना, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स था। वो दिमाग में ना एक जगह बस जाती है कि हाँ यार वो चीज है। तो तुमने घर की बात की तो अचानक से मुझे याद आया कि कुछ बातें तुम्हारे डैड ने बहुत ही अमेजिंग बोली थी। अगर उसके उनके ऊपर वो बुक लिख देना तो टॉप सेलिंग में जाएगा, गारंटी। मुझे पता है काफी मेरे दोस्त बोलते हैं कि अंश हम आए तेरे से मिलने थे बट टिके हम तेरे पापा की वजह से है। हाँ मतलब नहीं, मैं तुम भी मुझे सही लगे और ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पापा का जो बात में जो वेट था ना, वो ऐसा क्या होता है ना, कभी कभी कोई भी ज्ञान बांटता रहता है तो हम उससे ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन कोई वैसा बंदा ज्ञान देना जो एक्चुअल में कुछ किया है, जिनको देख के तुमको लगता है कि हाँ यार मतलब इनकी बात सुननी चाहिए हमें। वो डेप्थ था तुम्हारे डैड की बात में, वो डेप्थ था। थैंक यू सो मच, मैं पापा को जरूर बताऊंगा। एंड मेरी ऑडियंस में से सर मेजॉरिटी लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं बट जस्ट टू मेक श्योर एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है और आप क्या करते हैं प्रोफेशनली? ओके, तो अंश बेसिकली क्या है कि मैं अपने बारे में क्विक थोड़ा सा ब्रीफ में दे देता हूँ। बेसिकली जब पूरी दुनिया ऑर्कुट के लिए लेके ना परेशान थे ना कि ऑर्कुट के अलावा कोई आ ही नहीं सकता,
तब मैं फेसबुक पे मार्केटिंग स्टार्ट किया था कुछ ब्रांड का, जिनको समझ नहीं आता था कि ये फेसबुक एडवर्टाइजिंग होता क्या है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग होता क्या है। तो उस समय में मैंने कम्युनिटी पेज बनाना स्टार्ट किया था कुछ ब्रांड का, जिनको उस समय बिल्कुल ही समझ नहीं था। तो इससे मुझे आइडिया हो गया मैं कब से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हूँ। प्लस उसके बाद मैंने बहुत सारे नॉन ब्रांड के लिए काम किया, जैसे दिल्ली डेयरडेविल्स, किंग्स इलेवन पंजाब, गूगल गूगल प्लस था उनके लिए काम किया मैंने, एयर इंडिया के लिए काम किया मैंने, फिर मैंने हीरो इलेक्ट्रिक के लिए काम किया मैंने। ऐसे बहुत सारे टॉप ब्रांड के लिए मैंने काम किए हैं। और उस समय काम किए जिस समय ये काम करना बहुत मुश्किल था, लोगों को एडवर्टाइजिंग समझ नहीं आती थी, लोगों को बाकी चीजें पता नहीं था, उनको लगता था फेसबुक पेज है ये सारी चीज। आज के डेट में तो समझ में आ जाता है कि ये ऐड चल रहा है, ये क्या चल रहा है। उस समय तो ऐड कैसा फॉर्मेट हो ये भी नहीं मालूम था। तो ये सब करते करते अब फिलहाल अभी क्या है, अभी मैं खुद का एक छोटा फॉर्म बोल सकते हो या फ्रीलांसिंग टाइप से, मैं घर से अकेले कुछ लोगों के साथ में काम करता हूँ। तो बस बेसिकली चिल लाइफ जीना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो स्ट्रगल वाला टाइम बहुत हो गया। तो उस टाइम पे तो इतने YouTube वीडियोस और कोर्सेज थे ही नहीं, तो आपने कैसे No. सीखा सब कुछ? हाँ, उस टाइम में यूट्यूब वीडियोस नहीं थी, लेकिन उस समय एक ब्लॉग हुआ करता था, ट्यूटोरियल करके, टच प्लस करके था, TUT प्लस करके था ना। तो वहां से मैं सारी चीजें सीखता था। और एक वीडियो एडिटिंग मैंने सीखी, वीडियो को पायलट करके एक ना वेबसाइट थी, videocopilot.com। लेजेंड तो लेजेंड हाँ, वो एंड्रयू करके था ना, एंड्रू क्रेमर। हाँ एंड्रू क्रेमर, उससे मैंने सारी चीजें सीखी है। उस समय तो कैमरा भी नहीं था, तो मेरे पास एक साइबर शॉट का बहुत ही सोनी का बेसिक मॉडल था, जो पॉइंट एंड शूट वाला। तो उससे शूट करके और फिर उसकी वीडियो देख के एडिट करता था आफ्टर इफेक्ट्स में। प्रीमियर प्रो का तो नाम भी नहीं, पता ही नहीं था कि प्रीमियर प्रो कुछ होता है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में ही वो चीजें होती थी पहले। मेरे अभी निखिल के साथ भी शूट किया था, डोप मोशंस के साथ, तो हम भी बड़ा एंड्रू क्रेमर को अप्रिशिएट करे थे। कितने सारे वीडियो एडिटर्स की लाइफ एंड्रू क्रेमर ने मतलब एस्टैब्लिश करी होगी। करेक्ट। अब उन्होंने, एंड्रयू ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक बग यहाँ से चलता था, बहुत पुराना, बहुत 2000 स्किन के अंदर 2011 या 10-11 के आसपास की थी। तो वहां से मैंने उसका वीडियो देखा था, बहुत अट्रैक्ट किया था कि यार ये कैसे हुआ होगा। तो मेरे पास कैमरा नहीं था, फिर कैमरा लिया साइबर शॉट, फिर अपने एक दोस्त का शूट करके किया तो हो गया। तब से ना मोटिवेशन आया, फिर इस लाइन में धीरे धीरे घुसते चले गए। हम इस वीडियो में ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज का एक गिव अवे कर रहे हैं। जीतने के लिए सारे स्टेप्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। आपने मुझे और सर को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो में क्या सीखा उसको डॉक्यूमेंट करके लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, टैग मी एंड राजीव सर। थोड़े से और स्टेप्स है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। टॉप 5 विनर्स को राजीव सर के पेड कोर्सेज का बंडल फ्री में मिलेगा, इसलिए मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट। तो अभी यूजुअली काफी लोगों को क्रिएटिव इंडस्ट्री में वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन के बारे में पता है, बट क्या आपको और भी ऐसी कोई स्किल्स दिख रही है या विद इन वीडियो एडिटिंग कोई ऐसे डोमेन्स दिख रहे हैं जहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल है पैसा कमाने का? अच्छा क्वेश्चन है। और प्लस अगर लोग अगर समझ जाए, है ना, तो बहुत मतलब गेम चेंजिंग वाली चीजें हो सकती है। मैं बेसिकली घुमा के बताना चाहूंगा, मैं सीधा नहीं बताऊंगा। ये देखो, हम सब सुनते हैं कि भाई इंडिया है ना नेक्स्ट चाइना होने वाला, सबको पता है। जो हमारा इकोनॉमी है वो चाइना की तरह ग्रो कर रहा है, उससे फास्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन जो चाइना जो ना प्रोडक्ट के दम पे अपना टिका हुआ है बेसिकली। अगर वहां से आप कुछ खरीदते हो, मान लो कि चलो हम बेसिक लेके चलते हैं, कल तुमको ना, मान लो कि तुमको एक शूज का ब्रांड स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तुमने अलीबाबा पे गए और एक शूज सेलेक्ट किया। शूज जैसे तुम सेलेक्ट करोगे ना, उसका पूरा ब्रांड किट तुमको दिख जाएगा वहां पे। उस शूट का फोटो, उस शूज का फोटोशूट, उस शूट का वीडियो एड, उसका ग्राफिक एड, सब कुछ तुमको दिख जाएगा। तुमको बस चाइना से एक्सपोर्ट करना है और उसको सेल करना है। सेल का मटेरियल भी उसके तुमको देगा, बैनर, पोस्टर, फोटोशूट सब हो जाएगा। बस तुमको सेल करना है। लोग सारे यही कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इंडिया मार्ट पे जाओगे ना, तुमको एक व्हाइट बैकग्राउंड के अलावा उस प्रोडक्ट की कोई फोटो नहीं दिखेगी, है ना। ट्राई कर लो, जाके देख लेना। तो उसमें क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद में भी हम अच्छा शोकेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर इंडिया है उनको आइडिया ही नहीं है कि इसको कैसे प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। लेकिन 1-2 साल के अंदर ये चीजें चेंज होने वाली है। ब्रांडिंग वाला पार्ट, खासकर ग्राफिक डिजाइनिंग, तुम्हारा फोटोग्राफी, वीडियो एड्स, ये सब रिक्वायरमेंट होने वाला है इंडिया के हर एक सेक्टर में। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जितने भी ग्रो कर रहे हैं, सबको इस लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्योंकि अगर आपको रीसेल में जाना है, अगर आपको होलसेल में जाना है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना है, तो आपको ये ब्रांड किट चाहिए साथ में कि भाई अगर मुझे मान लो कि जयपुर से मुझे कोई हैंडमेड चीज उठानी है, तो वो चीज उठाने के बाद मैं खुद फोटोशूट नहीं करूंगा ना, मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो उससे मैं चाहूंगा कि मुझे सेलर ही सब कुछ दे, है ना। उसका फोटोशूट भी हो मेरे पास, उसका 4-5 बैनर भी हो, कुछ वीडियोस भी हो, कुछ वीडियो शूट भी हो, जो चाइना हमें ऑलरेडी दे रहा है। इसीलिए हम चाइना से लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन चाइना में क्या है ना, चाइना के प्रोडक्ट इंडिया से थोड़ा लो है, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद में भी उसका प्रेजेंटेशन उस लेवल का नहीं है ना। और जिनको ये चीज आता है, जिनको ये सारी ब्रांडिंग वाली चीजें पता है, ये ओवरऑल चीजें पता है, वो फिर
इस लेवल में जाते नहीं है। और जिनको नहीं पता है उनको लगता है कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग सीख लिया तो लाइफ सही चलेगी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिया तो लाइफ सही चलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारा चीज कनेक्टेड है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग अगर आपको सीख चुके हो तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखना पड़ेगा, अगर आपको एडवर्टाइजिंग फील्ड में एग्जिस्ट करना है तो, क्योंकि ये सब चीजें कनेक्टेड है। क्योंकि हम अपने लिए नहीं काम नहीं करते ना, अगर अंश अपने लिए काम नहीं करता, राजीव अपने लिए काम नहीं करता, हम सब मिलके कस्टमर के लिए काम करते हैं कि उसको ये प्रोडक्ट उस तक कैसे लेके जाए कि उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगे, उनको वाइब आए, हाँ यार ये मुझे लेना चाहिए। अब वो वाइब वीडियो से भी आ सकता है, वो वाइब ग्राफिक से भी आ सकता है, वो वाइब ब्लॉग पोस्ट से भी आ सकता है, और वो वाइब रील से भी आ सकता है। तो ये सब चीजें हमारा ही काम है, हमें आना चाहिए। ओवरऑल क्या है कि फ्यूचर अच्छा है, बस ये कि आपको एक चीज पर टिक के नहीं रहना है कि हाँ मुझे वीडियो एडिटिंग आ गई तो मुझे वीडियो एडिटिंग ही करना है। हाँ वो सही है, आप कर सकते हो, लेकिन क्या है कि उसकी एक लिमिट होगी, है ना। क्योंकि वीडियो एडिटिंग फील्ड या क्रिएटिव फील्ड में बहुत तेजी से चेंज होता है। अगर हम 2 साल पहले जाए, 5 साल पहले, तो रील था भी नहीं, है ना। फिर टिकटॉक ने पूरा का पूरा मार्केट बदला, फिर हमने बोला स्टार्ट किया कि भाई टिकटॉक वाले तो ऐसे ही होते हैं, फिर ब्रांड घुसना स्टार्ट किया। अब रील आज के डेट में टॉप पे एडवर्टाइज, किसी भी ब्रांड अगर कल को सोशल मीडिया करते हो तो क्लाइंट पहले 10 ग्राफिक बनाते थे, तो आज 9 रील बनाएंगे, 1 ग्राफिक बनाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में वो चीज चेंज हो जाएगी, क्या पता वो AR में कन्वर्ट हो जाए, क्या पता वो VR में कन्वर्ट हो जाए, है ना, क्या पता वो AI में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीजें हमें कंटिन्यूसली सीखते रहनी चाहिए। तो सर काफी बिगनर्स मुझे मैसेज करते हैं कि हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, और हमें डर लग रहा है कि अगर हम वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन करें तो हम शायद उतना नहीं कमा पाएंगे जितना मेरा एक कॉर्पोरेट जॉब वाला दोस्त कमा पाए। आई ऑन जनरल एक बिगनर वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिजाइनर ईयर 1 में कितना कमाता है, ईयर 3 में कितना कमाता है, और ये ग्रोथ होती कैसी है? अच्छा, बेसिकली ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगता है मतलब तुमने एकदम पूरा प्लान किया हुआ कि बेस्ट चीजें ही पूछनी है ना। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा, मतलब एक मान लो कि आपके पास कोई चीज है ना, आपको उसको किसी को बेचना है ना, वीडियो एडिटिंग एक स्किल है, आपको उसको बेचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, है ना। हो सकता है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उस बंदे को वीडियो एडिटिंग नहीं चाहिए, तो आपके बिजनेस ऑफ कोर्स आप कम अर्न करोगे। लेकिन वीडियो एडिटिंग क्या है, एक कम्युनिकेशन है ना। हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि हम वीडियो एडिटिंग करते क्यों है। अपने मजे के लिए तो नहीं करते, या क्लाइंट को मजे के लिए तो हम नहीं करते कि भाई मुझे ना ये इफेक्ट डालना आता है, मैं डाल दूंगा तो क्लाइंट को बोलोगे यार क्या मस्त है, नहीं करते हम। इसलिए हम करते हैं कि क्लाइंट का जो मैसेज है वो उनके ऑडियंस तक लेके जाए, ठीक है। तो अगर हम ऑडियंस को समझ लेंगे कि यार ऑडियंस को चाहिए क्या, तो वो चीजें हमें कभी हमारा ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा। अगर हमने वीडियो एडिटिंग को समझा तो ग्रोथ टिकेगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। टी शर्ट डिजाइनिंग की हर साल नई बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारी कंपनी जाती है, एक ट्रेंड आता है, उसमें जो सेल कर देते चली जाती है। लेकिन कुछ कंपनी अभी भी टिकी हुई है ना। सोल स्टोर है और पेवकूफ.com, ये सब अभी टिकी हुई, क्योंकि ये ऑडियंस की नीड को समझता है। कल आज के डेट में ग्राफिक बहुत सारा टेक्स्ट वाला चला तो वो टेक्स्ट बना देते हैं, कल को टेक्स्ट यहां से छोटा हो गया पीछे बड़ा हो गया तो पीछे टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें वीडियो एडिटिंग से लेकर हर चीज में ना हमें ऑडियंस को समझना है पहले कि यार जनता को चाहिए क्या। अगर ये समझते जाओगे तो फिर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अर्निंग और किसी फील्ड में है नहीं। क्योंकि जब चीजें बदलती है ना तो सिर्फ 0.1% लोग होते हैं जिनको पता चलता है कि ये चीजें बदल गई, है ना। अब वो फिर वही टाइम होता है आपका अच्छा अर्न करने का। इसलिए सारी एजेंसी अभी तक टिकी हुई है, एजेंसी ग्रो ही की जा रही है। लेकिन जो कुछ लोग एक चीज पर अटक जाते हैं, हाँ मुझे वीडियो एडिटिंग आता है तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं सीखूंगा। लेकिन वीडियो एडिटिंग में भी चीजें चेंज होती रहती है, या ग्राफिक डिजाइनिंग में भी चीजें चेंज होती रहती है। तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहोगे तो आपका सैलरी और आपका जो इनकम है वो भी अपडेट होता रहेगा। लेकिन आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, काम को अपडेट नहीं करोगे, तो फिर इसका तो कोई मतलब इलाज ही नहीं ना, फिर धीरे धीरे डाउन ही जाओगे आप। अब पर्सनली आपने भी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो 5-5, 6-6 साल तक एक ही चीज करते रहते हैं, वीडियो एडिटिंग हो या ग्राफिक्स हो। वो 1-1.5 लाख रुपए महीने पे अटके हुए हैं ऑन वन साइड। देयर आर मेनी अदर जो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। तो इनमें फर्क क्या है? एक ऐसे इंसान में जो कम कमा रहा है वर्सेस एक ऐसे इंसान में जो ज्यादा कमा रहा है, वो ऐसा क्या जानता है जिससे वो इतना ज्यादा कमा पा रहा है? देखो ये ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। एक ज्यादा कमाने वाले और एक कम कमाने वाले के बीच में अगर मैं दोनों के सामने खड़ा कर दूं कि भाई ये बंदा एक साथ से ये, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। जो ज्यादा कमाता है ना वो हर चीजों को लेकर अपडेट रहता है। जो क्रिएटिव फील्ड ना सिर्फ क्रिएटिविटी का फील्ड नहीं है, आपको दुनिया में क्या चल रहा है ना हर चीज से अपडेट रहना पड़ेगा। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो टेक हो, चाहे वो AI का न्यूज हो, चाहे मूवीज हो, चाहे डॉक्यूमेंट्रीज हो, सब कुछ से ना आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तब आप वो चीजें ला पाओगे, वो चीजें डिलीवर कर पाओगे। जैसे अभी मान लो कि किस अब फॉर एग्जांपल लेके चलो कि एक बंदा, हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 2 बंदा है। एक बंदा 10 साल से सिर्फ एक वीडियो एडिटिंग कर रहा है,
ठीक है। और एक बंदा अभी अभी स्टार्ट किया है, अभी जस्ट स्टार्ट किया, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब किसी बंदे को, मान लो किसी नेटफ्लिक्स को मान लो अपनी डॉक्यूमेंट्री में अपना इंट्रो बनाना है, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि मैं 10 साल वाले बंदे को चुनूं जिसको एक्सपीरियंस हो। लेकिन वहां पे उसको इसको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, वहां पे उसको नयापन चाहिए। क्या आप नया इसमें ऐड कर सकते हो? जो 10 साल वाले बंदे जिसको ना मतलब उसको बोलेंगे यार ये क्या घटिया एडिट किया तुमने, लेकिन आज के डेट में जनता को वही पसंद आता है, क्योंकि हम सब नेटफ्लिक्स के काम, वो चीज हम नेटफ्लिक्स के लिए नहीं बनाएंगे, वो चीज हम ऑडियंस के लिए बनाएंगे। समझ रहे हो ना? तो ऑडियंस, नए ऑडियंस को जो चीजें पसंद होगी वही हम उसको डिलीवर करेंगे। तो जैसा कि आपने बोला कि एक बंदा है कि 10 साल से 1-1.5 लाख पे अटके हैं, उसका सबसे मेन रीजन है वो ना तो खुद को अपडेट करते हैं, ना दुनिया क्या चला उसको लेकर अपडेट रहते हैं, ना अपने वर्क को अपडेट करते हैं। और सबसे मेन प्रॉब्लम उसकी ये होती है आई की, उनको दिखता ही नहीं है कि क्या बदल गया। हम लोग क्या है, हम लोग 1 मिनट में सेंस कर लेते हैं चीजें ये बदल गई, ये चीजें कहां से आई, हम उसको सीखना स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग नया चीज होता है ना, उससे पीछे भागते हैं। उनको लगता है यार ये मेरे क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा, ये मेरे बॉस को पसंद नहीं आएगा, ये इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन क्या हम क्लाइंट के लिए ही जिंदा है ना? अपना सेल्फ ग्रोथ कहाँ गया, है ना? क्लाइंट के लिए तो आप चलो, आपने सुबह आप 9 बजे ऑफिस गए और 6 बजे तक आपने क्लाइंट के लिए काम कर लिया, लेकिन उसके बाद तो अपने लिए टाइम बचता है ना आपको। अपने लिए जब तक अपडेट नहीं करोगे तब तक क्लाइंट कैसे आपसे खुश रहेगा? जाहिर सी बात है, जो चीज क्लाइंट को आज पसंद आ रही है, हो सकता है 2 महीने बाद उसको वो रिजेक्ट कर दे, बोले यार क्या तुम घटिया हो, तुम तो अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहे हो। क्लाइंट यूं बदलते हैं चुटकियों में, है ना? उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके कितने लॉयल हो, कितने क्या हो। उनको कोई चीजें क्लिक हो गई तो हो गई, है ना? तो वो तुरंत, ये रात में वो ना छिपकली की तरह रंग बदलते हैं कि शाम को रहेंगे यार क्या मस्त तुमने बनाया, अगले दिन सुबह बोलेंगे यार क्या घटिया तुमने बनाया। तो इसलिए हमें अपने आप को हर चीजों के लिए ना अपडेट रहना चाहिए। अगर आपको अच्छा ग्रोथ करना है तो सबसे पहले जो देखना है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। दूसरी, ऑडियंस कैसे बदल रही है ना? चीजें कैसे चेंज हो रही है। और आपको हर एक चीज को, जो चीज आपको नहीं पसंद है ना, आपको पॉलिटिक्स नहीं पसंद है, फिर भी आपको पता रखना पड़ेगा। आपको बीजेपी नहीं पसंद है, तब भी आपको बीजेपी के अच्छे काम बारे में पता रखना पड़ेगा। आपको कांग्रेस नहीं पसंद है ना, तब भी आपको कांग्रेस के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, अगर आप किस क्रिएटिव फील्ड में आ गए हो तो। ये जस्ट मैंने पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल दिया, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो, हमें बेसिकली ऑडियंस को समझना है, न कि हमें खुद के ईगो को या खुद के स्किल को दिखाना है। सर ऐसी कोई एग्जैक्ट वेबसाइट्स है जहां से आप ये ट्रेंड्स पिकअप कर रहे हो, या कोई भी आप न्यूज पे देखते हो, मतलब कहाँ से ये मिल रहे हैं ट्रेंड्स? देखो, ऐसा कोई वेबसाइट नहीं होता है ना, या ऐसी चीजें नहीं होती। ये चीजें ना हमें डेली लाइफ में दिखती है ना? जब आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो या आप कार में ही ड्राइव कर रहे हो, तो आपको रास्ते में, रोड पे बहुत कुछ लोग तो आपको रेगुलर वाले दिखेंगे कि यार सेम उसी टाइप के जींस पहने हैं, सेम वही कलर के शर्ट पहने हैं, सेम वही शूज पहने हैं। लेकिन कुछ लोग उसके अंदर आपको अलग से चमकते दिखेंगे कि जिसने एक्चुअली फैशन को ब्रेक किया है। तो वहां से चीजें हमें पता चलती है कि देखो ये चीजें चेंज हो रही है। अब मान लो कि 100 लोग हैं, उसमें से 99 लोगों ने पुराने जींस पहने हैं और एक बंदे ने ना बूट कट वाला नया जींस पहना है। तो उस एक बंदे को टारगेट करने के लिए कंपनी ने क्या प्रमोशन किया, कैसे एड्स बनाए, कैसे फोटोशूट किया, आपको उस डेप्थ तक जाना पड़ेगा, है ना? सबसे पहले देखना पड़ेगा भाई ये कौन सा जींस, मैंने मान लो कि मुझे नहीं पता कि ये मतलब बूट कट जींस क्या होता है ना, नया। तो मैंने किसी को देखा, मुझे अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा फॉर एग्जाम्पल, हमें ना वो नया लगा बंदा। फिर मैंने उस जींस के बारे में रिसर्च किया कि यार ये कौन सा जींस है जो आजकल यूथ पहन रहे हैं। फिर उसके ब्रांड के बारे में पता चला, फिर मैंने उस ब्रांड के स्टडी किया कि ये ट्रेंड कहाँ से पता आया। तो मुझे पता चला कि ये ट्रेंड यूएस से आया या कहीं से आया, फिर अलग बाहर देश से आया। फिर हमने उस ब्रांड के पेज पे जाके देखा कि उन लोगों ने क्या अचानक से क्या बदल दिया अपने आप में। फोटोशूट बदला, फॉन्ट बदला, डिजाइनिंग बदला, क्या बदला उसने। फिर हमने उसके ऊपर पूरा लिस्ट बनाया, एक एक करके पूरे सामने कि हाँ ये चेक टिक मार्क ये उसने बदला। अब 100 इंडियन ब्रांड 10 चीजें कर रही है, फॉरेन ब्रांड 50 चीजें कर रही है, तो 40 चीजें जो एक्स्ट्रा है उसको हमने लिया। उसमें देखा कि कौन सी वो 40 चीजें हैं जो इंडियन मार्केट में ट्रेंड लोगों को अच्छा लग सकता है, क्योंकि इंडियन लोगों को कलरफुल चीजें पसंद है और उसको अलग चीजें पसंद है। तो उसमें अब बहुत अलग भी नहीं पसंद, तो उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट किया, देखो ये चीजें हैं जो इंडियन मार्केट को हिट कर सकता है, ये चीजें नहीं कर सकता। फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अगर आपके पास कुछ क्लाइंट है जिस क्लाइंट को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो कुछ ट्रेंड उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अगर वो ट्रेंड डालने से उनके सेल कुछ इंक्रीज हुआ, उसके पेज पे कुछ विजिट बढ़ा या लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट किया, इसका मतलब ये ट्रेंड आ सकता है, हम इसको ला सकते हैं। और इसी तरीके से फिर आपने किया, आप अगर बड़े ब्रांड हो, धीरे धीरे करते करते
ये ट्रेंड बन जाता है मार्केट का। अभी सर हम बात कर रहे थे कि आपको अपडेट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, फिर मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें अब कोई कोर्स खरीदना चाहिए या कोई सर्टिफिकेशन खरीदने चाहिए। तो ये डिग्रीज और सर्टिफिकेशंस कितने वैल्यूबल है और क्या ये वर्थ इट है, बिल्कुल, मतलब क्या? इसका वर्थ अंश 0 है ना? ना तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है ऑनलाइन, ना ही आपको कोई सा भी डिग्री लेने की ज़रूरत है। क्रिएटिव स्किल आपकी अंदर होती है ना? आप कितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हो चीज़ों को, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को स्कैन कर पाते हो। आपके आस-पास ही पूरे आइडियाज़ आपके आस-पास घूमते रहते हैं। जितना ज़्यादा आप स्कैन करोगे, जितना ज़्यादा आप देखोगे, समझोगे और जितना डेप्थ में घुसोगे, है ना? कि अचानक से कोई ब्रांड आता है और अचानक से वो अच्छे खासा अर्न कैसे करने लग जाता है। उसके जब आप केस स्टडी पढ़ोगे, फिर उसकी डिजाइनिंग पे वर्क करोगे, उसकी वीडियो कम्युनिकेशन में वर्क करोगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाता है ना? कोर्स उन लोगों के लिए है जिनको जिनको ये सारी चीजें करनी नहीं आती, जिनको रिसर्च नहीं करने आता, जिसको चीजें पता नहीं है कैसे कैसे क्या करे, तो वो उन लोगों को भी मैं रेकमेंड करूंगा कि कोर्स मत लो, क्योंकि कोर्स से सीखी गई चीजें ना आपको कुछ दिन तक याद रहेगा, है ना? अब आज आपने कोर्स किया, 6 महीने बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि वो आपने जबरदस्ती फीड किया अपने अंदर, है ना? तो उसका टेस्ट तो आप भूल ही जाओगे ना। लेकिन कोई चीज अगर आपने मन से आपने अगर उसको टेस्ट किया, तो वो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे वो चीजें। तो मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा कि आप खुद से, जब आपका मन हो कोई चीज सीखने का ना, तभी सीखो। नहीं तो कोर्स तो यार ये तो बिजनेस है, हर कोई आपको बेचेगा, मैं भी बेच रहा हूँ कोर्स, है ना? सब कोई कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, है ना? मैं खुद सेल करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि लेने की जरूरत नहीं है आप, है ना? कोर्स तब लो जब आपको लगे कि हाँ यार, इस जगह पे मैं अटक गया हूँ, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और मेरा कोई कोर्स है, मैं जो बेचता हूँ कोर्स नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है, मैंने जो लाइफ में सीखी है ना, वो ट्रिक्स होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। नाम कोर्स का दिया है क्योंकि मार्केट यही है, इसीलिए। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि मेरा भी नहीं, किसी का कोर्स आपको फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है, जब तक आप कुछ अर्निंग नहीं करना स्टार्ट कर दो। हाँ, अगर आप महीने में 50,000 कमा रहे हो तो 1,500-2,000 कोर्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं अर्न कर रहे हो तो मत लो। तो ये है वो सारे लेसन्स जो हमने अभी तक सीखे। लेसन नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल इंडस्ट्री में देयर इज अ वेरी वेरी बिग डिमांड फॉर गुड ग्राफिक डिजाइनर्स। योर सीटीए इज टू इम्प्रूव योर डिजाइन स्किल्स एंड बी अवेयर कि मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सो दैट यू कैन बिकम अ हाईली स्किल्ड कैंडिडेट। लेसन नंबर 2, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लाइंट के मैसेज कैसे कम्युनिकेट करो। क्लाइंट के दिमाग में क्या है उसको अपने ग्राफिक में कम्युनिकेट करना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। इफ यू मास्टर दैट, you will always be in demand. Your CTA is to start learning about topics like copywriting, scripting, mental models. Just try to dig deeper कि why people do things in a specific way. और ये सारी छोटी छोटी skills will help you become better at creating strong messaging. Lesson number 3, being successful in a creative field requires more than just your subject expertise. अगर आप एक वीडियो एडिटर हो और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ वीडियो एडिटिंग करके ही you will get your best client, then that is not true. क्योंकि जब भी आप पे क्लाइंट आएगा, they will always give you an end-to-end project. ये मैं बात कर रहा हूँ हाई पेइंग क्लाइंट्स की। तो you need to make sure कि you keep yourself updated about nearby fields and subjects as well. Your CTA is to of course plan upskilling in other subjects, but also keep reading news and articles about how the world is changing. टेक में क्या हो रहा है, एआई में क्या हो रहा है, एंड स्टार्ट फाइंडिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम डे टू डे लाइफ, ब्लॉग्स, मॉल्स, स्टोर्स एंड एड्स। एज अ ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ ग्राफिक डिजाइन से इंस्पिरेशन नहीं, बट अपनी ओवरऑल लाइफ से इंस्पिरेशन लेनी है। लेसन नंबर 4, नो वीडियो और एड विल टेल यू कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। You need to step out and be fully aware of how things are changing around you. अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके पास आके आपको बताएगा कि ट्रेंड क्या है, then that is simply stupid. आप बाहर निकलो, देखो कि दुनिया में क्या चीज चल रही है, लोग किस चीज पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड द वर्ल्ड अराउंड यू विल subtly tell you what people want. Your CTA is to practice noticing the little details in whatever you see or experience in the real world. Take pictures, start documenting, देखो कि लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या खरीद रहे हैं, and very very soon you will be able to see multiple layers in anything that you observe. Lesson number 5, don't rely on your certifications, courses or degrees for getting high paying clients. You will always need to work on yourself खुद से to become really valuable.
Your CTA is to build a plan of upskilling that consists of top YouTube videos, articles and blogs. YouTube पे जाओ, top rated videos देखो. Go to Medium, read as many articles as you can. Go to Google and find documentations जो आपको आपका tool अच्छे से समझा पाए. Set a 10-day schedule for yourself. कभी भी 15 दिन, 30 दिन इतने आगे का सोचो ही मत. Have a 10-day deadline for learning specific things. अगर आप confuse हो रहे हो, take ChatGPT's help. In fact, ChatGPT के plugins आ गए हैं जहां से you can summarize YouTube videos in PDF, so you can always do that to save time. तो सर, अब क्लाइंट्स के लिए एक पोर्टफोलियो बनाना होता है और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्किल तो आता है बट हमें पोर्टफोलियो में क्या डालना है वो नहीं पता. तो इसका आंसर कहाँ से मिलता है? इसका आंसर उसी में होता है. सबसे पहले देखो क्या करना होता है कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल लेके चलते कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी बेसिक हूँ, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मुझे स्किल आता है, लेकिन मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है. ठीक है, तो मैं पहला स्टेप क्या करूंगा? पहला स्टेप ये करूंगा कि मैं एक ब्रांड सेलेक्ट करूंगा कि हाँ मुझे इस ब्रांड में काम करना है. ठीक है, मान लो कि मैंने कोई एक ब्रांड चूज कर लिया, कोई सा भी पेप्सी चूज कर लिया, कोई सा भी चूज कर लिया. ठीक है, अब सबसे पहले मैं देखूंगा, स्टडी कर, उसके लिए सीधा डिजाइन बनाना नहीं स्टार्ट कर दूंगा. उसके लिए मैं देखूंगा सबसे पहले वो पेप्सी है किसके पास. पेप्सी खुद तो काम नहीं करती, बीच में एजेंसीज होती है. तो पेप्सी एजेंसी आप न्यूज में सर्च करोगे भाई पेप्सी को कौन हैंडल कर रहा है, तो आपको पीआर एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नाम पता चलेगा. ठीक है, अब उसके पेज पे आप जाओगे, सबसे पहले देखोगे कि वहां पे उसने कुछ रिक्वायरमेंट पोस्ट किया है या नहीं किया है. सेकंड चीज क्या करोगे, उस एजेंसी का क्या इंडिया में कोई ब्रांड है, इंडिया में कोई ब्रांच है ना? अगर ब्रांच है तो कहाँ है, मुंबई है, बेंगलोर है, कहाँ है? आपने मान लो कि आपने पेप्सी का काम तो अच्छा कर लिया, उनको पसंद भी आ गया, लेकिन आप दिल्ली में रहते हो, आपको काम मिल गया बेंगलोर में, तो आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना. तो सबसे पहले आपको देखना है कि उसका ब्रांच कहाँ है. उसके बाद देखना है कि आपके पास क्या आइडिया है. आप बोलोगे मेरे पास स्किल है, तो क्या स्किल है? कोई चीज उसने किया है पेप्सी के लिए, कुछ चीज आप ऐसी क्रिएट कर सकते हो, है ना? कोई कैंपेन बना सकते हो, कोई डिजाइन पोस्टर बना सकते हो, कोई वीडियो एडिट कर सकते हो, या शूट करके कुछ ऐड बना सकते हो. और फिर डायरेक्ट आप पेप्सी को टैग करके कुछ नहीं होगा, लाखों करोड़ लोग उसको टैग करते हैं. आपको उसको एजेंसी को मेल करना है या टैग करना है, या उस एजेंसी के जो क्रिएटिव हेड है, सब लिंक्डइन पे होते हैं, सब इंस्टाग्राम पे होते हैं, उनको भेजोगे तो जल्दी वहां से रिस्पॉन्स आएगा. पेप्सी को टैग करके कोई फायदा नहीं, वो तो ग्लोबल ब्रांड है यार, करोड़ों टैग एक दिन में आते हैं, तुम्हारा टैग कहीं मैटर नहीं करता. तो हमें उसके पीछे के जो लोग काम कर रहे हैं, हमें उनको टारगेट करना है, उनको भेजना है. और मान लो कि ऐसे मैंने पेप्सी का नाम लिया, ऐसे आपने मान लो एक महीने में आपने 10 ब्रांड टारगेट किया, एक न एक दिन में आपकी जॉब लग जाएगी, गारंटी. मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका काम अच्छा है तो. तो अभी एक फ्रीलांसर को अगर अप्लाई करना हो तो इंडिया में अभी जॉब्स का मार्केट कैसा है? जैसे क्या वीडियो एडिटिंग में ज्यादा डिमांड है, ग्राफिक में है? देखो इंडिया में ना ग्राफिक और वीडियो दोनों में अच्छा डिमांड है, लेकिन अब डिमांड बदल गया है. पहले क्या था ना कि पहले लाला लोग चलाते थे स्टार्टअप कंपनियां, जो लाला लोग समझ रहे हो ना, जिनको कंटेंट का कुछ आइडिया नहीं था, बस उनको पैसे लगाने हैं, मार्केट में 100 करोड़ लगा दिए, 150 करोड़ बनाने हैं. लेकिन अब क्या यंगस्टर लोग आ गए, तो उनको ना पता है कि किसको हमें हायर करना है, किसको हमें नहीं हायर करना. वो एक रुपए का फंड ना सोच समझ के खर्च करते हैं, पहले वाला बात नहीं है. तो अभी ना मल्टीटास्किंग लोगों की ना रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें अभी क्या चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जिसको ग्राफिक और वीडियो एडिटिंग दोनों आता हो, या ग्राफिक वाला अलग चाहिए, वीडियो वाला अलग चाहिए, तुम किसको लोगे ये बताओ? दोनों जो मेरे लिए काफी काम एक साथ करते हैं. अगर तुमको ये पता चले कि जो बंदा वीडियो भी करता है, ग्राफिक भी करता है, उसको कैमरे वीडियो शूट का भी नॉलेज है, तब तुम 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दोगे, लेकिन चाहिए तुमको वही, है ना? तो अब क्या मल्टीटास्किंग वाली चीजें बढ़ गई है. अब लोगों को वो लोग चाहिए जो कम समय में है, सिर्फ 8 घंटे के अंदर अंदर उसको वो क्रिएट करके दे दे, जो पहले उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगती थी, है ना? पहली चीजें. दूसरी चीजें, अब ना लेबर नहीं चाहिए लोगों को कि भाई तुमने एक सॉफ्टवेयर चलाना आता है, तुमको दे दिया, दिन भर एडिट कर रहे हो. अब उनको वो लोग चाहिए जो एक्चुअली कुछ दिमाग लगा सके, है ना? आइडिया खुद से जनरेट कर सके, क्लाइंट को समझ सके, ब्रांड को समझ के खुद से आइडिया जनरेट कर सके. तो अभी क्या है ना कि अभी मार्केट भी पूरा ना बदल गया है, उल्टा हो गया है. पहले क्या था कि पहले लेबर जैसे लोग चाहिए, भाई करते रहो, खटते रहो दिन भर. अब क्या है, वो नहीं है. अब क्या है कि अब वो चाहिए, एक ही बंदा चाहिए, लेकिन वो अपना खुद माइंड लगा सके, दिमाग लगा आइडिया ला सके, वो लोग चाहिए. तो अगर आपके अंदर वो चीजें हैं जो आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री समझते हो, ब्रांडिंग इंडस्ट्री समझते हो, तो आपके फ्यूचर ब्राइट है. और अगर आप सिर्फ टूल पे काम करना जानते हो, तो सच में एआई आपकी जॉब खा जाएगा. उस पर भी हम आएंगे. बट मेरे पास काफी मैसेजेस आते हैं कि यार अंश, हमें डॉलर में कमाना है, हमें पाउंड में कमाना है. तो आपने कभी इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग ट्राई करी है? मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन वहां में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइमिंग का, कि जब वो लोग लाइव रहते हैं, मेल आता है तो आप सोए रहते हो, तो उसमें ना रात को जग के ना बड़ा मतलब इरिटेटिंग होता है. लेकिन उससे ज्यादा अर्न आप यहाँ पे
कर सकते हो। अच्छा, ये अगर आप सोच रहे हो ना कि आप इंडिया में रह के आपको फॉरेन वाले क्लाइंट ज्यादा पे करोगे, तो मिथ है आपका। वो लोग इंडिया में इसीलिए आते हैं कि उनको कम पे करना होता है ना, नहीं तो वो बाहर नहीं हायर कर लेते लोगों को। वो इंडिया में इसलिए आते हैं कि उसको चीप लेबर चाहिए जो काम कर सके। तो ये आपका मिथ है कि भाई जो बाहर के क्लाइंट होंगे ना, वो हमें ज्यादा पे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको भी सब चीजें पता होती है कि कितना पे करना है, कितना क्या करना है, पहली चीजें। दूसरी चीजें, आप इस फील्ड में आप बाहर के लिए क्लाइंट सक्सेसफुली आप काम कर ही नहीं पाओगे, पहली बात। क्योंकि हम लोगों का जो माइंडसेट है ना, उससे 3 या 4 साल आगे उन लोगों का माइंडसेट है, डिजाइन में लेके, ट्रेंड में लेके, सारी चीजों को लेके, है ना। उस लेवल का वर्क आप फिलहाल डिलीवर नहीं कर पाओगे। अगर कोई क्लाइंट भी आ भी जाता है ना, तो वो बहुत दिन तक आपके पास चलेगा नहीं, और 1-2 में ही आपको वो खत्म हो जाएगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है, अगर आपका माइंड उस लेवल पर चलता है कि आपने कोई वर्क किया और फॉरेनर क्लाइंट को पसंद आ गया, तब आप इंडिया में भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी जो टॉप के 1% लोग हैं ना, उनको यही लोग चाहिए, है ना। इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ये बहुत बड़ा, नोएडा, ये बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है ना, तो यहाँ पैसे की कमी नहीं है। अब मैं ना तुमको गारंटी देता हूँ, कल तुम ना एक ग्राफिक डिजाइनिंग की वैकेंसी डालो कि तुम्हें चाहिए, और मैं चैलेंज करता हूँ, तुम 1 महीने के अंदर अंदर एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हायर करके दिखा दो। नहीं मिलेगा कोई। सब इतने बड़े बड़े लिस्ट बना के लेके आएंगे, काम दोगे तो किसी को कुछ नहीं आता। लेकिन जो एक तुम पसंद आएगा ना, वो तुम्हें सैलरी बहुत ज्यादा डिमांड करेगा, है ना, क्योंकि उसको अपने वर्थ वैल्यू पता है। और जब उसको पता है, तो इंडिया में भी उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, तो उसको बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाहर वो लोग जाने का ट्राई करते हैं जिनको आता कुछ नहीं है, और उनको लगता है कि यार मैं बाहर वाले क्लाइंट ज्यादा पे करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर से इंडिया में इसलिए लोग आते हैं कि इनको ना यहाँ पे सस्ते लेबर चाहिए, ये फैक्ट है। इसको तुम वो नहीं कर सकते कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इंडिया में बहुत क्रिएटिव लोग हैं, ऐसा नहीं। वो इंडिया को ना चीप लेबर की तरह ही देखते हैं, और इसीलिए तुम्हारे पास वो आते हैं। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है ना, तो इंडिया में बहुत पैसा है, बहुत बड़ा देश है यार इंडिया। तो सर, जब आप क्लाइंट पे जाते हो एज अ बिगनर, हमेशा काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी वीक होती है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे लाए कि आप अपने काम के लिए ज्यादा चार्ज कर पाओ? देखो, वो कॉन्फिडेंस लाने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है कि आपके पास नॉलेज अथाह होना चाहिए, तगड़ा, मतलब अनलिमिटेड नॉलेज होना चाहिए, जिससे, और हर एक फील्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि तुम सब ग्राफिक सोच के जा रहे हो, उसने कुछ और पूछ दिया तुम्हारे बारे में, तो मुंह खोल के मतलब इधर उधर तारे देखने लगे, है ना। उसने कुछ भी पूछ दिया कि भाई नेटफ्लिक्स का सबसे टॉप डॉक्यूमेंट्री बताओ जो आर्ट के ऊपर है, तो तुम पागल हो गए यार, ये क्या होता है, नेटफ्लिक्स क्या होता है। तो जब आप बहुत जगह से आपके पास तगड़ा नॉलेज होता है ना, चाहे मूवीज, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, या जो भी मैगजीन, तब आपके अंदर अपने आप को कॉन्फिडेंट आता है। आपको लगता है यार तुम कुछ भी पूछो तो तुमसे ज्यादा मुझे आता है। तो कॉन्फिडेंट आपके ना आंखों में दिखता है, आपके बातों में दिखता है। आप जब एक वर्ड बोलते हो ना, तो कॉन्फिडेंट दिखता है, और सामने वाले को भी दिखता है कि यार इसके पास ना तगड़ा नॉलेज है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको लगता है कि आप एड में अच्छे हो, इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, तो एक बंदा हायर कर लो, एक कोई जिसके ये सब आता है लेकिन उसको ग्राफिक नहीं आता, उससे टाई अप कर लो कि भाई तुम क्लाइंट से मीटिंग करो, इतना 30% कट तुम रख लो। मैंने भी स्टार्टिंग में यही किया था, मुझे नहीं आता था बात करने लोगों से, मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे बात करूं, मुझे मेल लिखने नहीं आता था, तो मैंने हायर कर लिया था। फिर मैंने धीरे धीरे उससे सीख लिया। वो खुद ही मीटिंग करते थे, खुद ही क्लाइंट लेके आते थे, और वो भी चिल मारते थे, मैं भी खुश हूँ। जब जरूरत पड़ती थी तो वो क्लाइंट से मीटिंग करते थे। तो ये 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, आपके पास नॉलेज, आप अपने आप को अपडेट करो, बुक्स पढ़ो, मूवीज देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो, अपने आप में नॉलेज आएंगी। वो नॉलेज आपके बातों में दिखेगा, आपके फेस पे दिखेगा, आपके आंखों में दिखेगा। दूसरा ऑप्शन, ये सब नहीं करना, बहुत बिजी हो, किसी बंदे से टाई अप कर लो जिसका काम यही है, जो MBA करके आया है, जिसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन उसको डिजाइनिंग नहीं आती, वीडियो नहीं, उसको हायर कर लो। उसको बोल दो कि भाई तुम मेरे लिए 50,000 क्लाइंट लेके आओ, 20% 30% तुम रख लो। वही 50,000 क्लाइंट तुम लेने जाओगे तो तुमको शायद 10,000 भी ना दे, लेकिन वही 50,000 क्लाइंट उसी फील्ड का बंदा लेने जाएगा तो शायद 60,000 लेके आ जाए। वेरी कूल। ये मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि ये आप बहुत, एक एक्चुअली ये ना बहुत फेमस है इंडस्ट्री में। मैं बताता हूँ ये मैंने कहाँ से सीखा। ये मैंने सीखा, मेरा एक फ्रेंड था, है अभी भी, निलय नाम है, वो एक PR एजेंसी चलाता है 27 इनकॉर्पोरेट करके। तो उनकी टीम बहुत छोटी सी टीम थी, 2-3 लोगों की टीम थी, लेकिन उसके पास ना एक बंदा था। वो बंदा ना हमेशा ना रहता था एकदम उसमें धुन में, है ना। लेकिन वो बंदा एक भी मीटिंग आज के डेट में वो बिना ब्रेक करे किए नहीं आया। तुम उसको ना टाटा अंबानी वाले मीटिंग में लेके जाओ, वहां से वो करके आ जाएगा ब्रेक, ऐसा बंदा था वो। तो मैंने उनसे सीखा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ शेर की तरह महीने में एक बार बाहर निकलते हैं और शिकार करके 3 महीने गायब रहते हैं। तो आपको ऐसे बंदे ढूंढने हैं, है ना, कि आप बस काम करो, वो आपके लिए क्लाइंट लेके आ जाएगा, मीटिंग भी वही कर लेगा।
अभी सर आपने कुछ मिनट पहले एआई की बात करी एंड मैं जानता हूँ बहुत वोकल हो इस पूरे टॉपिक पे कि एआई डिजाइनर्स को रिप्लेस करेगा नहीं करेगा। अभी आपको कौन से कंटेंट क्रिएटर्स की बात अभी भी खटक रही है? आपको क्या लग रहा है कि मिथ क्या है, मतलब मिथ क्या और सच्चाई क्या है अबाउट दिस एआई वर्सेस क्रिएटिविटी वाला थिंग? देखो मिथ और सच्चाई में सबसे पहले कुछ बातें अंश तुम जो बोलते हो ना वीडियो में, है ना, कुछ बातें तुम्हारी भी सही नहीं होती। देखो जाहिर सी बात तुम काट सकते हो, हटा सकते हो इस वीडियो को, मतलब नहीं नहीं, ये तो होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं फैक्ट बोलता हूँ। सबसे पहले क्या होती है ना, और कुछ बातें तुम्हारी बहुत अच्छी होती है ना। बीच में तुमने कम्युनिकेशन लेके चला था कि भाई एआई सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ये है, या ये चीजें कर रहा है, या ये भी कर सकता है, या सरप्राइजिंग होता है, ये वो तुम्हारा कम्युनिकेशन था। फिर तुमने कम्युनिकेशन अपना चेंज किया कि एआई जॉब नहीं लेगा आपको, जिसको एआई आता है ना वो आपकी जॉब ले लेगा, है ना। फिर ये उसके बाद तुमने अपना कम्युनिकेशन चेंज किया कि नहीं एआई ना थोड़ा डल हो गया है, मार्केट में भी आने में टाइम लगेगा, है ना, कुछ दिनों के बाद। मैं सबको मॉनिटर करता हूँ, ये नहीं मैंने क्या बोला, मुझे हर चीज का नॉलेज है, तो मैं तुमको भी मॉनिटर करता हूँ, हर लोगों को मैं मॉनिटर करता हूँ। फिर तुमने अपना कम्युनिकेशन थोड़ा चेंज किया कि नहीं एआई को आने में भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। इसमें तुमने भी सीखा, है ना, कि इंडियन मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता कि कोई चीज आगे और चीजें बदल जाएगी। जो ट्रेंड ना तुमने 5 साल पहले करके छोड़ दिया ना, इंडिया में वो पहुंचा भी नहीं है अभी। कुछ जगहों के लिए, कुछ सिटी के लिए ना वो ट्रेंड है, नयापन है, उसको ये पहली बार दिखा है। तो इंडिया इतना बड़ा देश है ना, उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो चीजें हम आज करके छोड़ चुके हैं ना, बहुत सारे एरिया में वो पहुंचा भी नहीं है वो चीजें। तो ये तो बहुत दूर की बात है वो चीजें वहां तक आ जाए, ठीक है। और अब तुम बोलोगे कि यार चलो वहां नहीं पहुंचा, लेकिन दिल्ली बॉम्बे मुंबई में तो पहुंच गया ना। लेकिन दिल्ली बॉम्बे मुंबई में जो चीजें प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट तो उन्हीं के लोगों के लिए बना है ना, जो गांव में रहते हैं या छोटे शहरों में, जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको पता ही नहीं है क्या है, जो व्हाट्सएप आई हुई बातें को मान लेते, बोलते भाई यही सच है। प्रोडक्ट हमारा कस्टमर तो वो है ना। तो चाहे तुम कितना भी चीजें कर लो, वो चीजें वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। उन लोगों को पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रस्ट गेन करना पड़ता है। और ट्रस्ट वो लोग वहां गेन करते हैं जहां पे उनको ना तुम्हारी मेहनत दिखती है। तुम ना 2 आर्टवर्क बनाओ, है ना, चलो महेंद्र सिंह धोनी पे 2 आर्टवर्क बनाओ। फर्स्ट में तुम अपने फोटोशॉप से डिजाइन करो, सेकंड में एआई से बनवा लो, है ना। आज के डेट में 2 महीने पहले एआई वाला पे ज्यादा लोग शेयर करते हैं, आज के डेट में तुम्हारे वाले को ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लिख के बनाया है। तो वो ट्रस्ट ना खत्म हो गया लोगों में, है ना। वो ट्रस्ट तुम खुद सोचो ना, तुम जो कपड़े खरीदते हो, हम जो कपड़े खरीदते हैं, हम उस ब्रांड से खरीदते हैं जहां पे हमको लगता है कि यार इसने मेहनत किया है। लेकिन कल को हमें ये पता चल जाए कि ये ब्रांड ना ऐसी मशीन में वो डालता है, कपड़े बन के बाहर निकल जाता है, हम वो लेंगे? बताओ, नहीं लेंगे ना। हम उससे दूर भागेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑटोमेटिक जहां पे हमें ट्रस्ट था वहां गेन होता है जहां पे हमको सामने वाले का एफर्ट दिखता है। जाहिर सा बात है ना। अगर तुम एफर्ट नहीं करोगे तो हमें तुम पे ट्रस्ट ही नहीं होगा हमारा, है ना। तो एआई वाली चीजें ना इतना तेजी से आया मार्केट में कि पता चल गया सबको, है ना। और जहां तक जिनको नहीं भी पता चलना चाहिए था ना, उनको ही मालूम चल गया, है ना। अब मोदी जी का आवाज में गाना वो इसी टाइप से रह जाएगा। हाँ, क्रिएटिव चीजों को कभी चेंज नहीं कर पाएगा एआई, नहीं क्रिएटिव जॉब कभी खा पाएगा। एआई वहां सबसे अच्छा वर्क करेगा जहां पे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, जहां पे चीजें नहीं हो पा रही थी, जहां पे हमें बहुत सारे लोग चाहिए थे। वहां पे एआई उस चीजों को उठाएगा। एआई ही फ्यूचर है ना। एआई के अलावा और कुछ फ्यूचर नहीं, एआई ही फ्यूचर है और एआई ही चीजों को शेप करेगा। लेकिन एआई वहां पे वर्क करेगा जो चीजें नहीं हो पा रही थी, जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी, जहां पे ह्यूमन टच की जरूरत है, वो कभी भी वो वहां पे आ ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है ना, वो कभी भी नहीं आ सकता। नामुमकिन है कि एआई कभी भी किसी भी आर्टिस्ट का जॉब खा जाए, नामुमकिन है। चाहे आपको एआई आता है या नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको पता है कि ये चीजें कैसे बनती है ना, एआई है क्या, इतना आपको मालूम होना चाहिए, है ना। इस बात से तुम एग्री करते हो? मैं एग्री करता हूँ। इनफैक्ट मैं भी एआई के साथ इवॉल्व किया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैं 5 महीने पहले बोल रहा था वो गलत है। हाँ। तो अब मुझे धीरे धीरे रियलिटी चेक आ रहा है। तो मैं भी सबको यही बोलता हूँ कि जैसे एआई सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ एआई और दुनिया के बारे में। देखो मैं सबको मॉनिटर करता हूँ, है ना। मैं बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता हूँ लोगों को ना। तुम जो एक वर्ड बोलते हो ना किसी भी वीडियो में या किसी भी, मैं उस वर्ड को भी पीछे जाता हूँ कि भाई तुमने ऐसा वर्ड क्यों बोला, है ना। क्योंकि जब तुम कोई वर्ड बोलते हो तुमको लगता है कि मैंने बोल दिया, लेकिन वो ना लाखों लोग देखते हैं। लाखों लोग में से ना 50,000 लोग ना उसको समझते, मतलब सीरियसली लेते हैं। 25,000 लोग ना उसके बारे में सोचते हैं। 10,000 लोग ना उसको मान लेते हैं। लेकिन जब वो गलत, तुम्हारी चीजें गलत साबित होता है ना, तो 10,000 लोग तुम्हारे चले गए, है ना। 10,000 लोग चले गए। फिर ऐसे करते करते तुमने 10 चीजें गलत बोली ना, तुम्हारे सारे लोग चले गए, तुम्हारा ट्रस्ट खत्म हो गया। तो इसीलिए ना हमें ना जो चीजें बोलते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ग्राउंड लेवल की नॉलेज होना चाहिए कि भाई ग्राउंड पे क्या चल रहा है। एक्चुअली जो कंपनी है वो कैसे अपना, अगर ऐसा एआई चीजें होती, अगर एआई इतना ही बड़ी चीज थी, तो जितने भी ब्रांड है, मतलब रिलायंस, जियो, ये वो सब एआई पे हो, मतलब उसका सारा आर्टवर्क में एआई आने लगता ना।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, है ना, क्योंकि वो लोग ना ग्राउंड लेवल पे समझते हैं कि भाई हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है ना। हम भाई हम अपने कूल से कमरे में बैठ के एक स्टूडियो में बैठ के हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये चीजें वैसे वर्क नहीं करती जैसा हमें दिखता है। वो जो पर्दे के पीछे वाली चीजें होती है ना, ऑडियंस वाली, वो हमें ग्राउंड में उतर के मालूम चलता है। जब तुम उतरोगे ना सामने और एक सिंपल सा एक पैकेजिंग डिजाइन कराने जब तुम मार्केट में जाओगे ना, तब पता चलेगा कि भाई ये तो कहीं है ही नहीं। या तो अपना जब तक ह्यूमन टच नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको क्या लगता है कि बिगनर जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो कहाँ गलती मारते हैं? मतलब मेजर आपको, आपके काफी स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेशर्स होंगे, वो कहाँ गलती खाते हैं? देखो देखो मैं भी इस चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ। एंड तक मैं जब मुझे कुछ चीज पता चलती है मुझे कोर्स बना के उसको लॉन्च करता हूँ। लेकिन जहां तक मुझे पता है जो गलतियां वो लोग करते हैं ना, वो करते हैं उनका अपना आई डेवलप नहीं करते बेसिकली, है ना। दो चीजें सामने रखी होती है, उनको पता होता है कि ये चीजें अच्छी है ये चीजें बुरी है, लेकिन अच्छी में क्या अच्छी है ना यही उसको मालूम नहीं चलता कि ये चीजें अच्छी तो है लेकिन क्यों अच्छी है। अब तुम यहाँ पे मुझे तुम्हारा फ्रेम ना अंश बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या अच्छा लग रहा है ना वो मुझे डिकोड करना है। क्या तुम्हारी लाइटिंग अच्छी है, क्या तुम्हारे कपड़े का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्या तुम्हारे पीछे का बैकग्राउंड अच्छा है। ये चीजें ना डिजाइन में या वीडियो में नहीं लोग डिकोड कर पाते कि भाई क्या टाइपोग्राफी अच्छी है, क्या कलर अच्छा है, क्या प्लेसमेंट अच्छा है, या वीडियो में क्या कट्स अच्छे हैं, क्या म्यूजिक अच्छा है, क्या फ्रेम अच्छा था, या कलर ग्रेडिंग अच्छा था। जब ये चीजें डिकोड कर लोगे ना तो चीजें इजी हो जाती है। लेकिन ये लोग डिकोड कर ही नहीं पाते हैं, बस कॉपी करते रहते हैं कि भाई अंश ने फ्रेम में लाइटिंग इधर रखी है तो मैं भी उधर ही रखूंगा। लेकिन अंश ने क्यों लाइटिंग उधर रखी है इसके पीछे का कोई लॉजिक होगा, रीजन होगा। हो सकता है वो लॉजिक तुम्हारे में सेंस ही ना करे। तो ये चीजें हमें सबसे पहले समझना है कि हमें डिकोड करना है बेसिकली। कोई चीज अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है। आपको ग्राफिक डिजाइन में कोई बैनर पसंद आता है तो क्यों पसंद आया, डिकोड कर डालो। बस जो चीज आपको हिट करे उसको सीख डालो, हो गया आप प्रो। तो सर जैसे ये आपकी डिकोडिंग करने वाली एक हैबिट है, क्या ऐसी और भी कोई हैबिट्स है जिन्होंने आपको हेल्प किया है? देखो हाँ, मैंने बोला ना कि आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। मैं डिजाइनिंग शायद ही 2 घंटे करूं, है ना, या 5 घंटे करूं या 4 घंटे करूं, लेकिन जो दुनिया भर की चीजें है ना मैं सब देखता हूं, सब चीजें मुझे पता होता है, इसीलिए मुझे पता रहता है। मैं फैशन को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैं टेक को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। लेकिन मेरा कोई ओपिनियन नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं फॉलो करता हूँ। मैं देखता हूँ कैसे माइंड लोगों को डाइवर्ट हो रहा है ना। और वो ग्राफिक आज के डेट में तुम किसी भी चीज को देख लो, एक हिंदू धर्म को लेके या किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा बूम है। वो क्या नेताओं के बोलने से आ गया? नहीं, वो वीडियो से आया, वो ग्राफिक से आया, है ना। पहले गुड मॉर्निंग फूल वाला भेजते थे, आज की डेट में गुड मॉर्निंग में भी भगवान की फोटो लग के आती है। तो कोई डिजाइनर बैठे पीछे आपके लिए किसी ब्रांड के लिए काम कर रहा है, किसी पार्टी के लिए काम कर रहा है ना। वीडियोज आती है, चीजें आती है, वीडियो एडिट करके चीजें आती है ना। तो पीछे चीजें काम हो रही है, उसका असर आपके माइंड पे हो रहा है ना। चीजों को एकदम ग्लैमराइज किया जाता है चीजों को। तो वो जस्ट एक आइडिया है, लेकिन उसको लाइन में कौन लेकर आता है? वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, फोटोग्राफर। तो ये चीजें लोगों का माइंड बदलते हैं और ये हमारा ही काम है। जब आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे तो आप खुद ग्रो करना स्टार्ट, अंदर से आप इन जो आपका अंदर से जो ग्रो होते हो ना, वो आइडियाज लेकर आता है। वो चीजों को समझ जाते हो आप कि हाँ ये बैनर बनाया तो इससे ये असर हुआ, मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए, इस ऑडियंस के लिए ये चलता है, इस यहाँ के लिए ये चलता है। तो ये चीज आपको ना बहुत धीरे धीरे करके समझ में आती है। एक बार आपने ऑडियंस समझ लिया, आप वहीं पे आपने गेम क्रैक कर लिया। तो सर आप कहते हो कि आप कुछ भी सीखो, यू शुड ऑलवेज लर्न मोर। एज ऑफ टुडे राजीव सर क्या नई चीज सीख रहे हैं? अच्छा, मैं अभी 2-3 चीजों पे लगा हुआ हूँ। एक तो मैं AR पे लगा हुआ हूँ, है ना, वो तुमने देखा होगा। मैंने बहुत दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था एक AR को लेके। दूसरा मैं जो सीख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ ना इवॉल्व हो रहा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है ना कि अब ग्राफिक डिजाइनिंग में ना 99% रोल ना फॉन्ट्स का हो गया, टाइप फेस का हो गया। वीडियो के अंदर भी वही है, फॉन्ट टाइप फेस क्या हो गया। तो मैं टाइप फेस के बारे में और समझ रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन के बारे में और समझ रहा हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग के जो शॉर्ट मैसेजेस होते हैं फर्स्ट 3 सेकंड में कैसे होल्ड किया जाए उस सब के बारे में समझ रहा हूँ। मैं जो AI के जो नए टूल्स आए हैं, जो आपका डेटा लेके और आपके एड को अच्छे लोगों तक डिलीवर कर पाते हैं, मैं उनको समझ रहा हूँ कि कैसे फेसबुक AI का यूज करके आपका वो डेटा ले रही है जो पहले पॉसिबल नहीं था, कैसे इंस्टाग्राम वो डेटा आपसे निकाल रही है जिससे हम ज्यादा आपको सेल कर सके। ऐसा क्या डेटा है फेसबुक के पास जो हमें गारंटी देता है कि अगर आप 200 रुपए खर्च करोगे तो मैं आपको 150 का सेल ला के दे दूंगा, या मैं 300 का सेल ला के दूंगा। ऐसा क्या डेटा है उनके पास, मैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ। और कैसे कैसे लोग डेटा छोड़ते हैं दुनिया में, मैं उसकी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या, क्योंकि ये जो गोल्ड सोना खरीदते हो ना, ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो डेटा जो वो गोल्ड है ना, वो अगर तुमने समझ लिया ना, तो फिर तुम अमीर हो, फिर तो अलग ही हो तुम।
तो अभी आपने AR VR की बात करी, अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो AR VR सीखने में तो कहाँ जाए? देखो अभी AR VR ना, अभी अभी क्या ना, अभी किसी को नहीं पता कि किस तरफ जा रही है ना। सब अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। अब क्या अमेजोन ने क्या किया, अमेजोन ने AR इंटीग्रेट कर दिया अपने पूरे जितने भी थे ना प्रोडक्ट, सब में अब AR इंटीग्रेट कर दिया। और बहुत सारे AI के ऐसे टूल आ गए जिसको आप नॉर्मल से ऑब्जेक्ट को भी 3D मॉडल आपको बना के दे सकता है। तो AR हमारे लिए ईजी हो रहा है धीरे धीरे, है ना। पहले क्या था कि हमें एक 360 डिग्री या 3D वीडियो बनाने के लिए, AR वर्जन बनाने के लिए हमें अलग कैमरा चाहिए था, या उसको 3D में आप बनाओ। आज की डेट में आप AI के थ्रू आप फोटो कैमरा से ही उसका ना 360 डिग्री वाले फोटो ले सकते हो या वीडियो बना सकते हो। तो चीजें नॉर्मलाइज हो रही है, चीजें नॉर्मल हो रही है। अब AR उतना मुश्किल नहीं रहा है, तो उसके हमें इस चीजों पर रिसर्च करना चाहिए। देखो AR को AI ही लेके आएगा, ये फिक्स है। इसके कोई दो वो नहीं है कि भाई आप सोचोगे कि मैं AR आएगा, मैं 3D मैक्स में या माया में जाके मैं 3D बनाऊंगा, तो ये जमाना चला गया। AI के ऐसे टूल आएंगे जो आप सिंपल अपने फोन से ही AR वर्जन वाली चीजें क्रिएट कर सकते हो। वो टूल ऑलरेडी मार्केट में आ रहे हैं, तो मैं उस चीजों पर उनको भी उस चीजों पर रिसर्च करना चाहिए कि सबको पता है कि भाई AR फ्यूचर है, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड AR है उसको कुछ ना कुछ तो सॉल्व करेगा, है ना। या उसको AI सॉल्व करेगा, या उसको जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो सॉल्व करेंगे। हमें उस पर नजर रखना है कि वो ब्रांड क्या कर रहे हैं, और उस पर नजर रखना बहुत सिंपल है। गूगल पे जाओ, न्यूज वाला बटन, द न्यूज वाले सेक्शन में जाओ, लिखो AR। जितने भी AR के न्यूज आते हैं वो टॉप पे आ जाते हैं। सबको पढ़ो, एक से एक नए नए टूल के बारे में आपको वहां पे इंफॉर्मेशन होती है। तो सर आप खुद एक यूट्यूबर हो, आप कौन से यूट्यूबर्स को देखते हो टू लाइक कीप योरसेल्फ अपडेटेड? देखो मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए बेसिकली मैं किसी यूट्यूबर को नहीं देखता, पहली बार, है ना। क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ इंडियन ऑडियंस के लिए, ठीक है। और इंडिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि उस लेवल का कंटेंट बनाए जो सच में एडवर्टाइजिंग के लिए हेल्प करे। वो बाहर है, इंडिया से बाहर है। जैसे फ्यूचर है, द फ्यूचर करके चैनल है, ऐसे बहुत सारे चैनल है, लेकिन उनका कंटेंट यहाँ पे रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो हमसे ऑलरेडी 3 साल आगे चलते हैं, है ना। हम उसे 3 साल पीछे। अगर आज वो कोई एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, हम इंडिया में वो सेम करेंगे, वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के ऑडियंस को वो माइंड डेवलप ही नहीं हुआ है ना। तो वो जब तो कोई फायदा नहीं है उनकी कॉपी करके मैं यहाँ बना दूं, तो उसको फायदा नहीं है ना। तो आपको कहाँ पता चलेगा असली आपको सीखने को कहाँ मिलेगा? आपको सीखने का मिलेगा जब आप घर से बाहर निकलोगे, मॉल में जाओगे, शॉपिंग, जहाँ अगर आप ज़ारा में शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पे शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा आता है, ज़ारा ने क्या बदल दिया, शॉपिंग बैग बदल दिया, या उसने बिलिंग का फॉर्मेट बदल दिया, या उसने साइन बोर्ड बदल दिया, उसने एडवर्टाइजिंग बदल दी। वहां से आपको सीखने को मिलता है कि हाँ ये चीजें बदल रही है, तो वो चीजें इंडिया में बदल रही है। ज़ारा बेवकूफ तो नहीं है कि US वाला ट्रेंड तुरंत यहाँ लेके आ जाएगा। वो ट्रेंड यहाँ वही लेके आता है जो उसको लगता है कि ये चीजें यहाँ पे चल सकती है ना। वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें यहाँ लेके आएगा, लोगों को समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो आपको जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। इंटरनेट पे तो खिचड़ी है ना, वो आपको खुद ही समझ नहीं आएगा। आप द फ्यूचर को फॉलो करते हो, लेकिन वो तो बाहर के लिए कंटेंट बनाते हैं, यहाँ पे वो रेलेवेंट ही नहीं है ना। आप किसी को फॉलो करते हो, वो ऑलरेडी 4 साल पहले पुरानी बातें बता रहे हैं। तो कोई बताने वाला नहीं है जब तक आप खुद बाहर नहीं निकलोगे घर से बाहर। सारी चीजें ना घर से बाहर है। मानते हो इस बात को अंश? करेक्ट, 100%, है ना। सर चीजें घर इंटरनेट पे ना तभी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जब आपका ए क्लियर हो, तब ABCD बी से स्टार्ट करो यार। जब ए क्लियर नहीं है ना, तो आप खोए रहोगे, क्या करूं समझ ही नहीं आएगा। इनफैक्ट सर आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई है। हम हर एपिसोड के बाद ना एक मैं PDF रिलीज करता हूँ जिसमें मैं अपने नोट्स डालता हूँ फ्रॉम द पॉडकास्ट। तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऑडियंस को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि सर का जो एक्सपीरियंस है, एज ही कीप्स रिपीटिंग, ऑन ग्राउंड वाला एक्सपीरियंस है ये। जैसे मैं एक जूनियर हूँ, तो मैंने लाइफ में जितना भी सीखा है शायद मेजोरिटी वीडियो से सीखा है, बट जो सर ने सीखा है वो वीडियो से नहीं, इंसानों से सीखा है, रियल लाइफ से सीखा है। और वो जो एक्सपीरियंस का वैल्यू है वो $1 मिलियन वैल्यू वाला होता है। तो आई थिंक मैं काफी लोगों को रेकमेंड करूंगा एक बार इस एपिसोड को थोड़ा सा पीछे धीरे धीरे सुनना, क्योंकि यूजुअली लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे सुनते हैं। बट आपने जो बातें बोली है, दे वर रियली मीनिंगफुल, एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है दिवाली का टाइम चल रहा है, पीछे पटाखे भी फट रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम निकाला इसके लिए। नहीं यार देखो, अगर देखो जाहिर सा बात है ना। देखो हम लोग, तुम लोग हमें फॉलो करते हैं, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, तो हमारी ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि हमें वो कंटेंट लेके आना है, हमें वो चीजें बतानी है जो सच में उनकी लाइफ बदले, है ना। ये नहीं कि यार अच्छा आज AI चल रहा है तो AI पे 10 वीडियो बना के व्यू छाप लेते हैं, फिर पैसा छाप लेते हैं। कल कुछ चला कुछ नहीं, हमें वो चीजें, मैंने तुम्हारा देखा है, तुमने ऑफ बीट तुमने देखा कि भाई तुम्हारे ऑडियंस को ना इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही है, तुमने इंग्लिश का कंटेंट बनाया।
इसका मतलब तुम दिल से हेल्प करना चाहते हो लोगों को ना, कि हाँ यार सच में उसकी हेल्प हो जाए, वो एक लेवल पार हो जाए। तुमने इंग्लिश का क्यों कंटेंट बनाया होगा? क्योंकि नीचे कमेंट आया होगा कि मीटिंग कैसे करे, कम्युनिकेट कैसे करे। तो ये ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो देख के मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और क्योंकि भाई तुमने इस लेवल तक जाके तुमने चीजें करी है ना। तुमने सिर्फ यूआई पे नहीं रहे, तुम इस लेवल तक जा रहे हो, वो फ्री में, है ना। तो ये चीजें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इसको निभाना भी है। और देखो, हमें व्यू नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए, है ना। मेरे वीडियो पे 10,000 व्यू आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक महीने में एक वीडियो डालता हूँ। मुझे कोई कुछ लगता है कि यार कुछ आया है तभी डालता हूँ, लेकिन बिना फालतू में वीडियोस नहीं डालता। क्यों डालूं? क्यों? अगर मैं व्यूज के लिए व्यू के लिए मरूंगा तो चेंज नहीं आएगा। तुम उसी में घूमते रहोगे कि भाई ये आज ये व्यू आ रहा है, तो आज उससे बना लेते हैं, आज वो। इसमें क्या, लोग जनता ना कंफ्यूज रहता है। जैसे मैंने बताया ना, धीरे धीरे तुम्हारे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। व्यू कम होना फर्क नहीं पड़ता, तो ट्रस्ट लेवल कम नहीं होना चाहिए। एंड सर, अगर किसी को आपका और काम देखना है अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, आप कहीं अपना काम भी अपलोड करते हो? अब मैं पहले काम अपलोड करता था, इनफैक्ट उसको मैंने अपलोड करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोग क्या करते थे कि मैं कोई बताता था ना ये मेरा क्लाइंट है, तो उसके पेज पे जाते थे, उन्हीं का रीडिजाइन करके दिन भर उसको टैग करते रहते थे, है ना, कि मैं देख लूँ उसको। लेकिन उससे ना उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, और उन्होंने पब्लिकली मुझे बोला कि भाई आप नहीं बता सकते चीज़ें। तो अब मैंने ना 1-1.5 साल से अपना मेन काम अपलोड करना बंद कर दिया है। कभी कभी करता हूँ अपलोड, लेकिन मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह, प्राइवेसी के वजह से मैं नहीं कर पाता, कि ब्रांड से ये पूरा है कि भाई आप नहीं करो तो अच्छा है। क्योंकि क्या होता है, जब पता चलता है कि इसका काम ये कर रहे हैं ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा ना वो उसको मैसेज उससे करने लगते हैं, तो मैं नहीं करता। लेकिन हाँ, मेरे जो कोर्सेज है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स है ना। वो मैं अपनी खुद की तारीफ खुद कर रहा हूँ। उसमें मैं वो चीज़ें बताता हूँ ना, जो मैंने कल सीखा ना, वो मैं आज कोर्स में डाल देता हूँ। वो मेरी वेबसाइट पे है, वहां पे जाके जिनको भी चाहिए ले सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा, अगर नहीं चाहिए, अगर नहीं अर्न कर रहे हो तो मत लो। अगर अर्न कर रहे हो तो आपके लिए फिर वो गोल्ड है। आपकी कोई कम्युनिटीज भी है जहां से आपसे कोई 1-to-1 बात कर सकता है? देखो, जनरली मेरा एक फ़ोन नंबर एक ही है, जो मैं कभी भी, मैं एक ही नंबर ही है मेरा, उसको आप कभी भी कोई फ़ोन कर सकता है। ये नहीं कि मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैं मैसेज भी रिप्लाई करता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। बट कितने इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ जाएंगे आपको तो फिर? बहुत आते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन मैं सबका करता हूँ, चाहे लेट करता हूँ, लेकिन मैं सबका करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी करता हूँ, मैं यूट्यूब कमेंट में भी सबका रिप्लाई करता हूँ, मैं फेसबुक पे भी सबका रिप्लाई करता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे ना कोई यूट्यूबर बनने या फैन फॉलोइंग बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को हेल्प करने आया हूँ। और अगर हेल्प करने का अगर मोटिव है, तो भाई फ़ोन तो उठाने पड़ेंगे। तो आपका फोन नंबर हम शेयर कर सकते हैं कम्युनिटी में? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है, ऑलरेडी मेरा गूगल पे नंबर है। अरे वाह! तो फिर मैं फोक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिकॉज मैंने तो राजीव सर से बहुत सीखा है। आई एम प्रीटी श्योर मेजॉरिटी ऑफ मेरी ऑडियंस आपको ऑलरेडी देखती है। जब मुझे यूट्यूब स्टूडियो पे दिखा देता है कि योर सब्सक्राइबर्स आर वाचिंग राजीव मेहता सर। एपिसोड खत्म होने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने सेकेंड हाफ में क्या सीखा। लेसन नंबर 6, ऑल इंडस्ट्रीज अप्रिशिएट क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हु कैन कंट्रीब्यूट इन मल्टीपल डोमेन्स। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और अगर आपको वीडियो एडिटिंग का, स्क्रिप्टिंग का, मैसेजिंग का, कॉपीराइटिंग का नॉलेज है, तो यू विल ऑलवेज बी इन मोर एंड मोर डिमांड। तो ऑफ कोर्स एज अ बिगनर पहले एक स्किल को स्ट्रेंथन करो, बट इवेंचुअली यू हैव टू मूव टू अ पॉइंट वेयर यू आर लर्निंग अ लॉट मोर थिंग्स। Just knowing one skill is not enough. So your CTA is to build a T-shaped skill set जहाँ पे you go really in depth in one single skill, but after that you spend some amount of your daily time to focus on other skills as well. Lesson number 7, अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है, then try working on a better portfolio of work. जैसे जैसे आपका काम बेटर होगा, आपका अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, एंड इफ नीडेड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन हैंड्स विद समवन हु इज अ कॉन्फिडेंट नेगोशिएटर, जो ये सारी नेगोशिएशंस आपके बिहाफ पे कर पाए। योर CTA इज टू फाइंड अ फ्रेंड, मैनेजर और a talent agency who can negotiate and run cold outreach on your behalf, and you can offer them 20 to 25% commission on every deal that they get you, because free में आपके लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। Focus on your craft and let your partner coordinate all the business discussions. अगर आप एक artistic बंदे हो, then make sure that you focus on the artistic part of things and let your business co-founder or let your business partner run all of these business discussions. Lesson number 8, AI can help you do better work, but it cannot replace you. Your CTA is to figure out what kind of AI tools and prompts do you need to deliver better work. Do not rely on just software knowledge. Build intuition
observe and practice AI tools that help you get things done fast. अगर आपको ये समरी अच्छी लगी, make sure you click like, make sure you click on subscribe and comment section में बताना कि आपके लिए सबसे important lesson कौन सा रहा. But sir, thank you so much and folks, अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो आपको already पता ही है कि सर ने कितना कुछ आज सिखाया है. सो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में हमें बताओ कि क्या और भी आपके कोई क्वेश्चंस है. अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके कोई डाउट्स है तो मैं उनको भी एक हफ्ते बाद कंपाइल करके सर से पूछूंगा और एक पोस्ट डालूंगा जहां पे वी कैन आंसर दोज एज वेल. एंड लेट अस नो कि आपको पूरे एपिसोड में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कौन सी लगी. मेक श्योर यू क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बिकॉज हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाले हैं अराउंड कम्युनिकेशन, AI एंड डिजाइन. With that being said, I hope that you're taking care of your mind and body. This is your dost Ansh Mehra signing out. If you like this video, make sure you click on like and hit the subscribe button. I regularly upload videos on UX design, marketing and storytelling.